हेलो स्टूडेंट्स, एसवी चिल्ड्रन एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। 11th क्लास के अंदर हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, परमाणु संरचना। और परमाणु संरचना में अब तक हम लोगों ने समभारिक क्या होते हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समस्थानिक क्या होते हैं, ये पढ़ लिया था। और जो लास्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट हुआ था वो था परमाणु मॉडल। परमाणु मॉडल में हम लोग थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ चुके हैं। इसके अलावा फिर हमने रदरफोर्ड का परमाणु सिद्धांत जो है, जिसमें उसने नाभिक की खोज की थी, वो पढ़ा। और नाभिक की खोज के बाद में हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो जब किसी संचरण में, किसी माध्यम में गमन करते हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। तो चलिए आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय विकिरण जो हैं वो क्या होते हैं, उनकी प्रकृति कैसी होती है। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है तरंग एवं कण दोनों प्रकार की प्रकृति जो है वो प्रदर्शित करता है। अब देखिए, ये एक बड़ी ही आश्चर्य करने वाली जो है वो बात है कि कैसे एक ही जो है कंपाउंड कण और तरंग दोनों की तरह कैसे व्यवहार कर सकता है। तो इसमें कुछ गुण लिखे हुए हैं। देखिए, तरंग प्रकृति जो है उसके द्वारा विवर्तन, व्यतिकरण आदि घटनाओं की, और कण प्रवृत्ति से कृष्णिका विकिरण, जिसको ब्लैक बॉडी रेडिएशन कहते हैं, तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं, यानी कि इसमें विवर्तन भी पाया जाता है, व्यतिकरण भी पाया जाता है, इसके अलावा कृष्णिका विकिरण तथा प्रकाश विद्युत प्रभाव ये भी अगर पाया जाता है, तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर दोनों ही गुण पाए जाते हैं तो विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं वो तरंग और कण दोनों की तरह से व्यवहार करेंगी। अब विद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग प्रकृति है, इसका जो शुरू में इसकी जो संकल्पना थी वो 1870 में ये संकल्पना रखी गई थी। और विद्युत आवेशित कणों को जो त्वरित किया जाता है तो एकांतर विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं, यानी कि दोनों प्रकार के क्षेत्र जो हैं विद्युत चुंबकीय विकिरणों में पाए जाते हैं, जो तरंगों के रूप में संचरित होते हैं। इन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग अथवा विकिरण कहते हैं। प्रकाश जो है वो भी विकिरण का ही एक रूप होता है, यानी कि सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो भी विकिरण का ही एक रूप है। तो पहले न्यूटन ने इन कणिकाओं का ये माना था कि ये प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जाता है। और मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश तरंगें दोलायमान, यानी कि वो विद्युत चुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करती हैं, अर्थात जिग जैग रास्ते पर वो चलती हैं, यानी कि जो है वो दोलायमान होती है। ठीक है। अब इसके बाद में ये देखिए, ये एक डायग्राम है जिसके अंदर आप ऊपर ही ऊपर देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रकाश विद्युत किरणें जो है या विद्युत चुंबकीय विकिरणें किस प्रकार से उनकी संरचना होती है। तो इसमें ये जो देख रहे हो आप, एक्स और वाई एक्सिस पर, दोनों ही एक्सिस पर, एक अक्ष पर तो विद्युत क्षेत्र घटक है और दूसरे घटक जो है अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र घटक है। ठीक है, यानी कि दोनों ही विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र विद्युत चुंबकीय विकिरणों में पाए जाते हैं। ठीक है। संचरण की दिशा जो है वो आपको इसमें दिखाई दे रही है कि संचरण की दिशा कौन सी दिशा में है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का डायग्राम है। ऐसा डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में बनाना है। फिर देखिए, दोलायमान आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे से लंबवत होते हैं, यानी कि एक दूसरे के 90 डिग्री पर। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही एक दूसरे के 90 डिग्री पर पाए जाते हैं। ये दोनों तरंग के संचरण की दिशा में के भी लंबवत होते हैं। ठीक है। ये बिना किसी माध्यम के निर्वात में भी गति कर सकते हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं वो निर्वात में गति करती हैं, और निर्वात में इनकी जो गति की जो स्पीड है, यानी कि इनका जो वेग है,
वो आपको याद रखना है भाई, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, तो ये वेग जो है आपको याद होना चाहिए। जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की जो रफ्तार है, जो ये गति है, इस गति को प्रकाश की गति कहा जाता है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इसको कहते हैं। और इसका फार्मूला जो होता है वो c बराबर न्यू लैम्डा, ये आपने देख ही रहे हैं कि ये फार्मूला इसमें लिखा हुआ है। न्यू जो है वो प्रकाश की आवृत्ति है और लैम्डा जो है वो तरंग दैर्ध्य है। तरंगों को व्यक्त करने के लिए जो है तरंग संख्या या न्यू बार का भी प्रयोग किया जाता है। न्यू बार यानी कि न्यू जो है वो आवृत्ति है, लेकिन अगर इसके ऊपर आप डैश लगा दो, न्यू बार बना दो इसको, तो ये फिर क्या बन जाएगा, तरंग संख्या बन जाएगा। प्रति इकाई लंबाई में तरंग दैर्ध्य की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसका मात्रक तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम यानी कि m इनवर्स या मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, तो ये हो गया तरंगों के बारे में। और ये जो डायग्राम आप देख रहे हो विद्युत चुम्बकीय विकिरणों का, ये डायग्राम आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर बनाना है, क्योंकि ये जो है विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की दोनों प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहा है। यानी कि इसके अंदर विद्युत क्षेत्र घटक और संचरण की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र घटक जो है वो दोनों एक दूसरे के लंबवत प्रदर्शित किए गए हैं। ये उसके बाद में देखिए, ये स्पेक्ट्रम है विद्युत चुंबकीय विकिरण का। तो ये ऊपर वाला जो डायग्राम है, इसमें आपने देखना है कि इसमें गामा किरणें, एक्स रेज जिसको बोलते हैं अपने, एक्स रेज, यूवी, आईआर, सूक्ष्म तरंगें, और इसके अलावा एफएम रेडियो और जो है रेडियो तरंगें हैं, एफएम और एएम दोनों हैं इसके अंदर। ठीक है, फिर इसके बाद में जो लास्ट में रेडियो वेव्स हैं, लंबित रेडियो तरंगें हैं, वो भी इसके अंदर प्रदर्शित की गई हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं उनका एक स्पेक्ट्रम है। स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे ये जो शब्द है कईयों ने पहली बार सुना होगा, तो स्पेक्ट्रम क्या होता है ये आगे टॉपिक आना है इसका, नील्स बोहर के परमाणु सिद्धांत के बाद, तो वहाँ हम स्पेक्ट्रम के बारे में चर्चा करेंगे। भिन्न भिन्न आवृत्ति व तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय विकिरणें जो हैं मिलकर विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम बनाती हैं। स्पेक्ट्रम में भिन्न भिन्न क्षेत्र होते हैं, जैसे रेडियो आवृत्ति, ठीक है, सूक्ष्म तरंग, इंफ्रारेड, ठीक है, जिसको अवरक्त तरंगे कहते हैं, या फिर पराबैंगनी किरणें जिनको हम अल्ट्रावायलेट किरणें कहते हैं। ठीक है, तो दृश्य इस क्षेत्र जो है, दृश्य क्षेत्र वो विकिरणें हैं जो कि हमें नज़र आती हैं। बाकी जितनी भी हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें हैं या इंफ्रारेड हैं या रेडियो वेव्स हैं, ये हमें नज़र नहीं आती, लेकिन जो दृश्य क्षेत्र में विकिरणें हैं वो हमें नज़र आती हैं। ठीक है, इसके बाद में ये देखिए, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल दिया है कि ऑल इंडिया रेडियो का विविध भारती स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज़ पर आवृत्ति प्रसारण करता है। यानी कि इसने न्यू दे दी, न्यू। और संचारक द्वारा उत्सर्जित विद्युत चुम्बकीय विकिरण की तरंग दैर्ध्य ज्ञात करो। तो आपको क्या करना है, लैम्डा यानी कि तरंग दैर्ध्य ज्ञात करना है। लैम्डा का फार्मूला था c/v। तो c इसके अंदर प्रकाश का वेग तो अपने को दिया हुआ था पहले ही, यानी कि 3 × 10⁸, और न्यू इसके अंदर अपने को दिया हुआ है 1368 किलो हर्ट्ज़। इसको जब आप हर्ट्ज़ में चेंज करोगे तो सीधा इसका कैलकुलेशन करने के बाद में 219.3 मीटर आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति का क्वांटम सिद्धांत। और क्वांटम सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, प्लांक ने दिया था। कुछ प्रयोगों जैसे गर्म पिंड से विकिरण का उत्सर्जन, धातु की सतह से फोटोन द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन, ठोसों में ऊष्माधारिता का परिवर्तन, विशेषकर परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम, इनको विद्युत चुंबकीय तरंग प्रकृति के आधार पर नहीं समझाया जा सकता। तो फिर कैसे इसको समझाया जा सकता है। इन प्रयोगों में क्रिस्टिका विकिरण की मैक्स प्लांक द्वारा सन 1900 में व्याख्या की गई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी ठोस पदार्थ को जब गर्म किया जाता है तो विस्तृत प्रकाश वाले तरंग दैर्ध्य के विकिरण उत्सर्जित होते हैं, यानी कि उसमें से विकिरणें उत्सर्जित होती हैं। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को उत्सर्जित तथा अवशोषित करता है, कृष्णिका तथा
इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका कहते हैं। यानी कि ब्लैक बॉडी क्या है, एक पदार्थ को कहा गया है और उस पदार्थ की जो है वो कैपेसिटी क्या होगी कि वो जितने भी विकिरण उसके ऊपर आपतित होंगे सभी को क्या करेगा, उनको अवशोषित करेगा। ठीक है, अवशोषित करेगा, तो उसको हम कृष्णिका कहते हैं या ब्लैक बॉडी कहते हैं। दिए गए तापमान पर उत्सर्जित विकिरण की तीव्रता तरंगदैर्ध्य के कम होने के साथ बढ़ती है। एक तरंगदैर्ध्य पर अधिकतम होती है, उसके बाद में तरंगदैर्ध्य के और कम होने पर कम होना शुरू करती है। यानी कि जो तीव्रता है विकिरणों की वो कम ज़्यादा होती है, ये अपने को ध्यान रखना है। उपरोक्त प्रेक्षण की व्याख्या के लिए मैक्स प्लांक ने सुझाया कि परमाणु और अणु केवल विविक्त मात्राओं में ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, ना कि अनवरत। यानी कि लगातार जो है ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं होता। ऊर्जा का जो उत्सर्जन है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में या छोटे छोटे बंडल के रूप में होता है। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ऊर्जा की जिस न्यूनतम मात्रा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है उसे प्लांक ने क्वांटम नाम दिया था। यानी कि क्वांटम उन छोटे छोटे पैकेट या उन छोटे छोटे बंडल्स को कहा जाता है जो जिनसे की ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित होती है। विकिरण के एक क्वांटम की ऊर्जा E उसकी आवृत्ति न्यू के समानुपाती होती है और इसकी जो समीकरण बनती है वो है E बराबर एच न्यू। ठीक है, E बराबर एच न्यू जो है, इसके अंदर जो H है वो समानुपातिक स्थिरांक है और इस समानुपातिक स्थिरांक को हम प्लांक स्थिरांक कहते हैं और इसका मान जो है आपको याद रखना है भाई 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए आ जाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि कृष्णिका विकिरण के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कृष्णिका विकिरण क्या है। ब्लैक बॉडी को बोला जाता है जिसकी ऐसा पदार्थ जो कि हर एक प्रकार के विकिरणों को जो है वो अवशोषित कर लेता हो। अब प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव में भी कुछ नहीं है, एक प्लेट के ऊपर क्या होता है कि प्रकाश को गिराया जाता है। एक प्लेट होती है धातु की प्लेट, उस प्लेट पर प्रकाश की किरणों को जब गिराया जाता है तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, इतना सा कंसेप्ट है इसका। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव में देखिए 1887 में हर्ट्ज ने खोज की कि जब एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश का पुंज कुछ धातुओं की सतह पर डाला जाता है तो सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित या निर्गत होते हैं। यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। इस प्रभाव को सीजियम यानी कि सीजियम धातु जो है ये प्रभाव बहुत जो है तीव्रता से दर्शाती है। तो आपको ये याद भी रखना है, ऐसा पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी धातु जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव को बड़ी तीव्रता से दर्शाती है, तो सीजियम जो है वो दर्शाती है। चूँकि इलेक्ट्रॉन धातु की कम आयनन एंथैल्पी के कारण अधिक शिथिल हो जाते हैं, तो प्रयोग को एक बार प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। यह सेल बाह्य परिपथ से जुड़े हुए 2 इलेक्ट्रोडों युक्त निर्वातित कांच की नली होती है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कैथोड पर कम आयनन एंथैल्पी वाली धातु सीजियम का लेप कर दिया जाता है। एक निश्चित आवृत्ति के प्रकाश विकिरणों के फोटोनों के को कैथोड के विरुद्ध डाला जाता है। तो जैसे ही वो विकिरण कैथोड के ऊपर या प्लेट के ऊपर डलेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे वो एनोड की ओर जाएंगे और क्योंकि ये प्रकाश के कारण उत्पन्न इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन इसलिए कहा जाता है क्योंकि फोटो माने प्रकाश होता है, तो प्रकाश के कारण ये जो है वो उत्पन्न हुए, इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रॉन कह दिया गया, क्योंकि फोटोन इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये इसका रीज़न है। ठीक है, अब इसके बाद में जो कंक्लूज़न आता है यानी कि परिणाम क्या निकला, इन प्रयोगों का परिणाम क्या निकला, तो परिणाम ये निकला कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है उसके लिए ये साबित कर दिया गया कि उनका द्वैत व्यवहार होता है। द्वैत व्यवहार का मतलब होता है कि वो 2 प्रकार के गुण उनमें पाए जाते हैं। यानी कि जो विद्युत चुंबकीय विकिरण है वो प्रकाश की तरह भी व्यवहार करेंगे, या हम कह सकते हैं तरंग की तरह भी व्यवहार करेंगे और कण की तरह भी व्यवहार करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये छठा पॉइंट जो है इसका, उसमें देखिए कि तरंग के रूप में कण की ऊर्जा को E बराबर एच न्यू तथा कण के रूप में उसकी ऊर्जा को E बराबर mc² के रूप में प्राप्त किया जा सकता है। E बराबर एच न्यू जो है इसको प्लांक समीकरण कहते हैं और E बराबर mc² जो है उसको हम आइंस्टीन का सिद्धांत कहते हैं।
दोनों ही स्थितियों में ई का मान जो है वो तो एक जैसा रहेगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो चेंज हो सकती हैं। जब विकिरण का संचरण होता है तो यह तरंग जैसे गुण दर्शाता है, ठीक है। जब भी विकिरण जो है वो गति करती है या चलती है तो वो तरंग जैसे गुण दर्शाती है। लेकिन जैसे ही विकिरण किसी वस्तु पर टकराती है तब वो फिर कण की तरह व्यवहार करती है, यानी कि दोनों ही व्यवहार उसमें पाए जाते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपका विद्युत चुंबकीय विकिरणों के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ ली हैं, तो इनको आपने ध्यान से पढ़ना है। अगर कोई चीज़ आपको ना आए समझ में तो वो मेरे से पूछ लेनी है। थैंक यू।